हिंदी साहित्य में समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए आशा पांडे की लिखी हुई कहानी एक कतरा हंसी। डॉक्टर आशा पांडे जी हिंदी की चर्चित युवा लेखिका हैं। साथ में वो एक सुपरिचित कवित्री भी हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी एक कतरा हंसी। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। रात बीतने में अभी घंटा भर शेष है, किंतु राजन चौंक कर उठ बैठा। उसके उठने से उसके बगल में सोया रघुवीर पहले तो कुनमुनाया, फिर चादर खींचकर ओढ़ लिया और करवट बदलकर दोबारा सो गया। नींद के रेशे राजन की पलकों पर भी लदे हैं। उसका मन भी हो रहा है कि वो भी चादर तान कर सो जाए, पर डर के मारे कि नींद कहीं गहरी ना लग जाए और उठने में देर ना हो जाए, वो आंखों को मलता हुआ बैठा ही रहा। जब गांव में था और बाबू थे, तब वो कभी सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठा था। शुरू शुरू में बाबू नाराज होते थे, पर राजन उनसे बराबरी से लड़ता था। बाबू जितनी जोर से उसे डांटते, वो उससे दुगनी तेज आवाज़ में उनसे लड़ पड़ता था। बाबू को उसने कभी महत्व नहीं दिया। अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए, घर के अभाव भरे जीवन के लिए वो बाबू को ही दोषी मानता था। उसे बाबू की मेहनत, उनके संघर्ष, उनके दिए सुख रत्ती भर भी याद नहीं रहते थे। बाबू कभी गिनाते तो उपहास से मुंह टेढ़ा कर लेता था। कई बार बाप बेटे में बड़ी जोर की बहस हो जाती थी। माँ डर जाती थी। बाबू से उसका लड़ना माँ को बहुत खराब लगता था। वो समझाती, कैसा खड़ा जवाब दे देता है राजन, ये भी नहीं सोचता कि वो तेरे बाप हैं, उन्हीं की बदौलत तू आराम फरमा रहा है। पता है सब कितना आराम दिए हैं मुझे, और तू भी पीछे पड़ी रहती है मेरे। फिर से तेरी चिक चिक शुरू हो गई। दिन भर शुरू रहेगी अब तू। डांट मारकर तुम दोनों ने मेरा पूरा बचपन खराब करके रख दिया। कभी चैन से जीने नहीं दिया तुम लोगों ने। राजन बीच में ही चिल्ला उठता और फिर गिना डालता कि कब कब उसे बाबू ने मारा था और कब कब माँ दिन दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती थी। माँ कहना चाहती कि बचपन में पड़ी माँ बाप की डांट मार को जीवन भर पकड़ कर नहीं चलना चाहिए, कि तूने कभी सोचा ही नहीं कि जिन बातों के लिए डांटा जा रहा है उन्हें बार बार दोहराया न जाए, कि बार बार कहने डांटने पर भी तू वही करता था जो तुझे करना रहता था। खींच कर रह जाते थे हम लोग, कि आज तक तू कुछ नहीं सुनता, कि 20 वर्ष का हो गया है, तूने कब बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया, कि एक बात भी ऐसी बता दे जब तूने माँ बाप का मान रखा हो, कभी कोई बात मान ली हो। कहना ये भी चाहती थी कि कई बार कहा भी कि हम लोगों ने तेरे साथ अच्छा भी तो बहुत किया है, उसे क्यों नहीं याद रखता। पर अब ये सब कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ बात बढ़ती थी, बहस बढ़ती थी, कुछ जहर बुझे शब्द और सुनने पड़ते थे उसे। बाद के दिनों में वो चुप रहने लगी थी। बाबू भी उससे उलझना नहीं चाहते थे। एक दिन का लड़ाई झगड़ा कई दिनों तक चुभता रहता था सीने में। बार बार प्रतिज्ञा करते कि अब उसके कुछ बोलने पर वो शांत रह जाएंगे। उबलता खून है, चढ़ती जवानी है, नहीं बढ़ेंगे उससे। पर गुस्सैल स्वभाव के तो बाबू भी थे, बर्दाश्त न कर पाते। और राजन, वो तो खोजता रहता था। उसे बाबू का उठना बैठना, हंसना बोलना सब खराब लगता था। बेसहुर लगते थे उसे बाबू। उनकी हर बात को सिरे से खारिज करने में राजन को बहुत आनंद आता था। इसी तरह वो पटखनी पर पटखनी देता रहता था बाबू को। बाद में बाबू उससे बात करना ही छोड़ दिए। इस तरह दूरी बन गई दोनों में। ऊपर से सब कुछ शांत रहने लगा था, पर भीतर ही भीतर बाबू घुटते रहते थे। नींद गायब हो गई थी, उत्साह समाप्त हो गया था उनका। कुछ देर तक राजन खोली, कमरे को यहाँ खोली ही कहते हैं, कि दीवार के सहारे पीठ टिकाए बैठा रहा, फिर आलस छोड़ते हुए उठकर खड़ा हो गया। खोली से कुछ दूरी पर एक शौचालय है। पूरी चौल के लोग वहीं जाते हैं। राजन भी गया। आज वहाँ लाइन नहीं है, लोग अभी जगह नहीं हैं। कल तो पूरे घंटे भर बाद नंबर आया था उसका। पेट मरोड़ मरोड़ कर थक गया था। कितनी बार तो उसे लगा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अपनी बारी के इंतज़ार में पूरी ताकत से खुद को संभाले खड़ा रहा था। पहली बार जाना उसने कि शहर के गरीब लोगों की जद्दोजहद सुबह शौचालय से ही शुरू हो जाती है। एक उसका गांव था, दूर दूर तक फैले खेत, बाग बगीचे, भीटा, नाला, जहाँ चाहो बैठ लो। इस बात को लेकर अमीरी गरीबी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। कल ही सोच लिया था उसने कि अब सुबह जल्दी उठकर इस कार्य से निपट लेगा।
शौचालय से निकला तो 4-5 लोगों की लाइन लग चुकी थी सामने। राजन के निकलते ही लाइन में लगा पहला व्यक्ति उसे ऐसे घूरा जैसे मुंह अंधेरे शौचालय जाकर उसने कोई अपराध किया हो। सिर झुकाकर वहां से निकल आया राजन। उसका गांव रहा होता तो वो इस तरह घूरने वाले को देख लेता, लेकिन यहाँ परदेश में मन महसूस कर रह गया। मजबूरी है उसकी, नहीं तो वो ही कहाँ चाहता है कि सुबह जल्दी उठे। घर गृहस्थी का बोझ अकेले उठाते उठाते बाबू थक रहे थे और चाहते थे कि राजन किसी काम से लग जाए। पड़ोस में रहने वाला कन्हैया टेम्पो खरीद लिया था और गांव से शहर के बीच सवारी ढोता था। बाबू चाहते थे कि राजन कन्हई से टेम्पो चलाना सीखे और कहीं ड्राइवरी की नौकरी पकड़ ले। गांव के सूने चक रोड पे सीख सकता है। उन्होंने कन्हई से बात भी कर ली, पर राजन अड़क गया। क्या होगा सीख कर? कन्हई का अपना टेम्पो है, शान से चलाता है, मैं कहीं दूसरों की ड्राइवरी करूं? यह मुझसे नहीं होगा। तू पहले सीख तो, नौकरी नहीं करना चाहता तो मत करना, अपना टेम्पो चलाना। अपना टेम्पो चलाना, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कारू का खजाना गाड़ कर रखे हो। कहाँ से लाओगे अपना टेम्पो? अपना टेम्पो ही लाना होता तो टांग तोड़ाकर थोड़ी बैठते। तीखी और धारदार आवाज़ में राजन ने कहा, पर बाबू खुद को छिलने से बचा लिए और धीमी आवाज़ में बोले, एक्सीडेंट से टांग टूटी थी। चल छोड़, तू सीख ड्राइवरी, मैं कुछ खेत बेचकर खरीदूंगा तेरे लिए टेम्पो। खेत बेचकर? चिल्लाया वो। बाबा दादा के खेत में जोड़े तो कुछ नहीं, बेचने के लिए तैयार हो? वो एक भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ता था जिसमें बाबू को चारों खाने चित्त न कर दे। बाप बेटे की बहस सुनकर माँ बीच बचाव के लिए उतरी थी, तब जाकर शांत हुआ था राजन। वैसे टेम्पो सीखने की उसकी अपनी इच्छा भी थी, ड्राइवरी की नौकरी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा के लिए। दूसरे दिन से वो कन्हई से टेम्पो सीखने लगा और 15 दिन में ही पूरी तरह पारंगत हो गया। अब वो कन्हई के साथ टेम्पो चलाकर शहर जाता। शहर की रौनक, सिनेमा की बड़ी बड़ी होर्डिंग, अच्छे कपड़ों में सजी धजी लड़कियां, सब उसे लुभाते। कन्हई कभी कभी उसे समोसा पकौड़ी का नाश्ता कराता, फिल्म दिखाता और कभी जब बहुत खुश होता तो अड्डे पर भी ले जाता। पर जिस दिन ऐसा होता उस दिन उसकी झूमती चाल और बहकती आवाज़ से माँ का चैन छिन जाता और बाबू खून का घूंट पीकर रह जाते। शहर की हवा लग गई थी उसे, रंगीन हो गई थी उसकी दुनिया। हालांकि कन्हई ने शहरों की सड़कों पर कभी उसे टेम्पो नहीं चलाने दिया। लाइसेंस नहीं था उसके पास, इसलिए कन्हई डरता था। वो लाइसेंस बनवाने की सोच ही रहा था कि एक रात अचानक बाबू दुनिया छोड़कर चले गए। राजन अवाक था। पहली बार महसूसा था उसने कि बाबू एक घनी छाँव थे, सहारा थे। उनके सहारे ही वो उन्हें अकड़ दिखाता था। अब 3 छोटे भाई बहनों और माँ की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। एक बारगी बड़ा हो गया था राजन। राजन के गांव का रघुवीर मुंबई में किसी अफसर की गाड़ी चलाता था। एक चौल में उसकी अपनी खोली थी। वो छुट्टी लेकर गांव आया था। राजन ने डरते डरते उससे कहा, भैया मुझे भी अपने साथ मुंबई ले चलो, ड्राइवरी मुझे आती है, कहीं रखवा देना, बस लाइसेंस नहीं है मेरे पास। बात खत्म करते करते उसका गला भर आया था। रघुवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लाइसेंस की कोई बात नहीं, वो तो बन ही जाएगा, 1 आध महीना लगेगा और क्या, एजेंट से बनवा लो तो और जल्दी बन जाएगा। रही बात ड्राइवरी की तो वो ना भी मिले तो और भी बहुत सी नौकरी हैं वहाँ, बस मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की तरह नहीं चलेगा कि सुबह से उठकर फटकारते हुए घूमो। भैया मैं पूरी मेहनत करूँगा। राजन ने हाथ जोड़ लिए। रघुवीर के मुंह से शब्द नहीं, छाँव निकल रही थी जिसका रेशा रेशा शीतलता में डूबा था। तपते दिनों में इस शीतलता ने उसे हिम्मत दी। तैयारी में जुट गया वो। कन्हई के सहयोग से लाइसेंस भी बन गया। माँ को बताया तो माँ अनमनी हो गई, पर बोली कुछ नहीं। गांव में छुट्टी बिताकर जब रघुवीर जाने लगा तो राजन भी उसके साथ था। कन्हई ने टेम्पो से मोड़ तक छोड़ दिया था। वहाँ से इलाहाबाद जाकर मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी थी। मोड़ तक माँ भी आई थी साथ। जब बस आई तो रघुवीर और राजन माँ का पैर छूकर बस पर चढ़ गए। बस आगे बढ़ी तो माँ वहीं सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बस की खिड़की से देखा था राजन ने। फिर रास्ते भर वो भी छुप छुप कर रोते हुए मुंबई पहुंचा था। खोली के बाहर एक कोने में बाल्टी मग्गा रखा है। भीतर जाकर राजन अपना ब्रश मंजन ले आया और बाल्टी मग्गा उठाकर सड़क के उस पार लगे नल पर आ गया। 3-4 लोग यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। कोई मंजन कर रहा है तो कोई नहा रहा है।
राजन अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए सोचने लगा, कैसा शहर है ये, हर जगह लाइन में लगना पड़ता है। रात का धुंधलका छटने में अभी समय है, किंतु सड़क पर अच्छी खासी चहल पहल शुरू हो गई है। जब राजन नहाकर खोली में लौटा तो रघुवीर सोकर उठ चुका था। रघुवीर के तैयार होने तक राजन ने स्टोव जलाकर रोटी सब्जी बना लिया। दोनों नाश्ता किए, चाय पिए और घर से निकल पड़े। किसी बड़े शहर को देखने का पहला अवसर है राजन का। वो चकित है। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई गाड़ियाँ, लोकल ट्रेन, भागते हुए लोग और इन सब के बीच आज पहले ही दिन भागता हुआ राजन। रघुवीर उसका हाथ पकड़कर खींचता है। जल्दी चल, 7-5 की लोकल मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, उसमें भीड़ कम रहती है। राजन रघुवीर के साथ खींचता हुआ दौड़ रहा है। भीड़ से धक्का खाते हुए, धकियाते हुए रघुवीर 7-5 की लोकल पकड़ने में कामयाब हो गया। भागकर उसने बैठने की जगह पकड़ी और इत्मीनान की सांस ली। हकबकाया सा राजन भी रघुवीर के बगल में बैठ गया। रघुवीर का एक दोस्त है जो किसी सेठ के यहाँ टैक्सी चलाता है। 25 टैक्सी हैं सेठ के पास। उसने रघुवीर को उम्मीद दिलाई है कि राजन को उसके सेठ के यहाँ काम मिल जाएगा। दादर रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा वो, फिर वहाँ से सब उसके सेठ के घर जाएंगे। बहुत से टेढ़े मेढ़े प्रश्नों को पूछकर अंततः सेठ ने राजन को नौकरी पर रख लिया। तनख्वाह कम है पर राजन खुश है। शुरुआत तो हुई। उस एरिया की सड़कों को समझने में उसे महीनों माथापच्ची करनी पड़ी। दूर की सवारी तो वो तभी लेता जब सवारी को रास्ते की जानकारी होती, पर धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया और वो मुंबई की मुख्य मुख्य सड़कों से परिचित होता गया। रहता वो अब भी रघुवीर के साथ ही है। खोली का भाड़ा, बिजली का बिल और राशन का आधा पैसा वो रघुवीर को दे देता है। रघुवीर चाहता तो खोली का भाड़ा उससे ना लेता, क्योंकि खोली रघुवीर की ही है। रघुवीर के पिता ने उसे खरीदा था, पर यहाँ प्रदेश में गांव वाला भाईचारा नहीं चलता। राजन समझता है सब, इसलिए वो आगे बढ़कर खोली का किराया दे देता है। खोली भी क्या है, थोड़ा बहुत सामान रखने के बाद बमुश्किल 2 जन सो सकें, बस इतनी सी जगह है। पर मुंबई में यही बड़ी बात है, और राजन के लिए तो बहुत बड़ी, रहने की जगह और रघुवीर का साथ। पड़ोस की खोली में एक लड़की रहती है। बाहर आते जाते समय कई बार राजन का आमना सामना उससे हुआ है। शुरू में तो एक दूरी थी दोनों के बीच, पर बाद के दिनों में लड़की उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा देती। राजन को उसकी मुस्कान बहुत पवित्र और भोली लगती। जवाब में राजन भी मुस्कुराता, लेकिन बाहर से ही। बाबू के जाने के बाद ज़िंदगी की सच्चाइयों से जो सामना हुआ, उससे हंसी ठट्ठा सब भुला गया राजन को। संघर्ष भरे उन कठोर दिनों में एक कतरा सच्ची हंसी के लिए तरसते राजन को लड़की की मुस्कान सहारा देती और गांव के अच्छे दिनों में पले सपने को पंख लग जाते, पर कुछ देर के ही लिए। पैर के नीचे की भुरभुरी जमीन उसे सपने से खींच लाती और खड़ा कर देती हकीकत में, और वो उस पवित्र मुस्कान को छोड़ जमीन को ठोस बनाने में लग जाता। धीरे धीरे राजन ने यह जान लिया कि लड़की गुजराती है और अपने माँ बाप के साथ रहती है। एक भाई भी है उसे, जो कभी कभी खोली में आता है, और जिस दिन उसका भाई खोली में आता है उस रात देर तक उस खोली में लड़ने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। राजन का मन दुख से भर जाता है, कहीं लड़की ही न रो रही हो। पर अगले दिन सुबह वही पवित्र मुस्कान उसे फिर से क्षण भर की खुशी दे देती। छुट्टी का दिन था। रघुवीर और राजन दोनों खोली में थे। राजन बाल्टी लेकर नल पर गया। नल पर भीड़ थी। राजन लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी बाल्टी नल के नीचे लगा दी। उसके बाल्टी लगाते ही पीछे से खट्टा खट्टा युवक राजन को गाली देते हुए आगे बढ़ा और उसकी बाल्टी उठाकर सड़क पर फेंक दिया। राजन अड़ गया। मैंने अपने नंबर पर बाल्टी लगाई थी, क्यों फेंका? राजन के बोलते ही फुफकारता हुआ युवक आगे बढ़ा और राजन की गर्दन दबा दी। साले, अपने नंबर पर? तुम भैया लोग इधर हमारा गांव में आकर नंबर की बात करता है साला। हमारी रोजी रोटी छीनता है। हमारे पेट पर लात मारकर इधर रहेगा साला और हमें ही आंखें दिखाएगा। अक्खा मुंबई बजबजा रहा है सालों की गंदगी से। राजन की गर्दन पर युवक की पकड़ गहरी है। राजन छटपटाते हुए किसी तरह उससे अपनी गर्दन छुड़ाकर दूर खड़ा हो गया और गाली के जवाब में गाली दे दिया। उसके गाली देते ही वहाँ इकट्ठी पूरी भीड़ राजन पर पिल पड़ी, औरतें भी और आदमी भी। वो युवक सबको ललकार रहा था, मारो साले को, दिमाग खराब हो गया सालों का। उसके ललकारते ही कई लोग राजन से भिड़ गए। लात घूंसों से मारना शुरू कर दिए। चिल्ला राजन भी रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ अब घुट रही है।
भैया लोग का शोर सुनकर रघुवीर खोली से बाहर निकला और परिस्थिति समझते ही दौड़कर नल पर आया। भीड़ में घुसकर उस युवक के पैर पकड़ लिए। दादा भाऊ, माफ़ करो, गांव से नया आया है, यहाँ का कायदा कानून नहीं समझता, मर जाएगा दादा भाऊ, दया करो। रघुवीर के बहुत हाथ पैर जोड़ने पर उस दिन राजन की जान बची। खोली में आकर रघुवीर ने तेल गरम करके उसमें हल्दी मिलाया और राजन की चोट पर लगाने लगा। राजन के शरीर पर उभरे निशान रघुवीर के दिल को मथ रहे थे। कुछ देर बाद रघुवीर ने चुप्पी तोड़ी। उससे क्यों उलझ गया था तू? वो बदमाश है। मैंने अपनी बारी आने पर ही बाल्टी लगाया था, उसने फेंकी मेरी बाल्टी, गाली दिया। राजन की आवाज़ में अब भी आक्रोश बाकी है। यहाँ के लोग यूपी के लोगों से चिढ़ते हैं। रघुवीर की आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। कुछ महीने पहले तो दंगा भड़क गया था यहाँ, कितनी टैक्सियों को तोड़फोड़ डाला था, कितने लोगों की जान चली गई थी। लोकल में बैठे थे कुछ लड़के, अपनी तरफ के थे, मार डाला था उन्हें, एक लड़के को बस से खींचकर। राजन की आंखों में दहशत देखकर बात बदल दी रघुवीर ने। गलती मेरी है, मुझे पहले ही तुझे सावधान कर देना था। अब ध्यान रखना, ये लोग कुछ भी बोलें पर हमें चुप ही रहना है। भैया दादा बोलकर अपना काम निकालना है। घर बार छोड़कर इतनी दूर 4 पैसा कमाने आए हैं हम लोग। इन्हें हमारी मेहनत नहीं दिखती, हमारे संघर्ष नहीं दिखते, बस हमारा पैसा दिखता है। राजन खौफ से निढाल हो रघुवीर की बातें सुनता रहा। पहली बार जाना उसने कि यहाँ भैया शब्द प्यार से नहीं, हिकारत से बोला जाता है। इस घटना के बाद राजन बहुत सावधान रहने लगा। टैक्सी वो पहले बहुत एहतियात से चलाता था, अब तो और भी ध्यान रखने लगा। एक दिन उसे मान खुर्द की सवारी मिली। 2 व्यक्ति थे। राजन उन्हें लेकर मान खुर्द पहुँचने वाला था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक बकरी का बच्चा आ गया। गाड़ी बहुत तेज़ नहीं थी, उसने जल्दी से ब्रेक लगाया, किंतु बकरी के बच्चे को टक्कर लग गई। पीछे बैठी सवारियों ने कहा, रुको नहीं, भागो, गाड़ी तेज़ करो। सवारियां उस झंझट में उलझना नहीं चाहती थीं, उन्हें अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचना था। पर राजन से भागना नहीं हुआ। उसने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया और रुक गया। उतर कर देखा, गनीमत थी कि बच्चा मरा नहीं था। उसने बच्चे को उठाया, वो लंगड़ा रहा था। अब तक 7-8 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। सड़क के किनारे एक झुग्गी बस्ती थी, वहीं से लोग आ रहे थे। एक लड़का आते ही टैक्सी के बोनट पर 2-4 डंडा जमा दिया। राजन भीतर ही भीतर सहम गया। यहाँ गाड़ी रोककर उसने गलती कर दी, इसका एहसास भी हुआ उसे। उसने अपनी सवारियों की ओर देखा, पर यह क्या, सीट तो खाली है, आसपास भी कहीं नहीं है वे लोग। भीड़ जुटते ही बिना किराया दिए उतरकर चले गए हैं लगता है। भीड़ बढ़ रही थी, जिसे देखकर राजन की घबराहट भी बढ़ रही थी। लोग उसे घेर कर भला बुरा कह रहे थे। वो सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। बकरी के बच्चे के मालिक ने हर्जाने के रूप में 5,000 रुपये की मांग की। राजन की जेब में सिर्फ 1,500 रुपये थे। उसने अपने सेठ को फ़ोन किया। पहले तो सेठ ने राजन को बहुत डांटा डपटा, फिर किसी टैक्सी ड्राइवर से पैसे भिजवाए। पैसे पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग गए। लंगड़ाता हुआ बकरी का बच्चा इतनी देर में ठीक से चलने लग गया था, पर हर्जाना तो देना ही था, तभी वहाँ से छूट पाता राजन। जब वो वहाँ से लौटकर टैक्सी जमा करने आया तो सेठ ने फिर से उसे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, इतनी सी बात उसे समझ में नहीं आती कि झुग्गी झोपड़ी के नज़दीक से निकलते समय सावधान रहना चाहिए। ये तो बकरी का बच्चा था, लोग तो अपने बच्चे को भी धक्का देकर सड़क पर आगे कर देते हैं। कोई दुर्घटना घटने पर लाखों रुपए ऐंठते हैं, अपने बच्चों को। राजन भकुआया हुआ सेठ की तरफ देखने लगा। उसके लिए ये आश्चर्य की बात थी। वो इस आश्चर्य से निकल भी न पाया था कि सेठ ने दहाड़ लगाई, ये 5,000 रुपये इस बार तेरी पगार से कट जाएंगे। मेरी क्या गलती थी सेठ जी, अचानक हुआ था ये सब। कहना ये भी चाहता था कि अगर भीड़ ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए होते तब, पर आवाज़ दबकर रह गई उसकी। कुछ देर बाद उसने धीरे से मिन्नत की कि पैसे ना काटे, और अगर काटना ही है तो एक बार में ना काटें, धीरे धीरे कुछ महीने में कटवा देगा वो। पर सेठ ने 2 टूक जवाब दिया कि इसी महीने एक साथ ही कटेगा पूरा पैसा। उसे नौकरी करनी हो तो करे, नहीं तो छोड़ दे। नौकरी छोड़कर कहाँ जाए राजन, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, यही तो उसकी मजबूरी है। उसने टैक्सी जमा की और खोली पर लौट आया। बहुत दिनों बाद आज वो जल्दी लौटा था। पड़ोस की खोली के सामने लड़की की माँ बहुत टूट कर रो रही थी। आसपास खड़ी कुछ महिलाएं और पुरुष उसे समझा रहे थे। वहीं एक लड़का खड़ा था। राजन ने उस लड़के से पूछा, क्या हुआ भाई, ये क्यों रो रही हैं?
इसका छोकरी किसी लड़का के साथ भाग गया। छोकरी मतलब वही मुस्कुराने वाली लड़की? किसी लड़के के साथ? यही तो बताया इस लड़के ने। राजन सन्न रह गया, जैसे किसी मजबूत डोर का एक सिरा टूटकर उसके हाथ से छूट गया हो और वो अब गिरा कि तब गिरा। कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया राजन, फिर अपनी खोली में आ गया। दोपहर की घटना, सेठ की डांट डपट, पगार का कटना और उस पवित्र सी हंसी वाली लड़की का भागना, तूफान मच रहा है राजन के दिमाग में। इस खोली और इस नौकरी के प्रति गहरी उदासीनता ने उसे धर दबोचा है। उसने खोली का दरवाज़ा उठाया, जूते उतारे और नीचे बिछी दरी पर लेट गया। खोली की सीलन भरी गंध उसके नथनों में समा रही है। जब से इस शहर में आया है, नहीं, जब से बाबू गए हैं, संघर्ष उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पहले जब बाबू कहते थे कि जीवन का गणित इतना आसान नहीं होता, तब वो उनके ऊपर हंसता था, ज्ञान पिला रहे हैं। पर बाबू तो उसे ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई पिला रहे थे। कितना आसान था बाबू पर हंसना, उन्हें कुछ भी बोल देना और उनकी मेहनत की कमाई को खर्च करके ठाठ से रहना, गांव भर में अकड़ कर घूमना। वो बेसोच सा पड़ा है। होश उसे तब आया जब खोली में खटपट की आवाज़ होने लगी। वो चौंक कर उठ बैठा। रघुवीर स्टोव पर रोटी सेक रहा है। राजन को उठा देखकर उसने पूछा, आज जल्दी आ गया तू? राजन चुप है। रघुवीर ने अपना प्रश्न दोहराया। राजन हूँ कहकर फिर चुप हो गया। रघुवीर समझ गया कि आज गहरी चोट लगी है इसे। रोटी सेक कर वो राजन के पास आया, उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, अब बता क्या हुआ तुझे? सिर पर रघुवीर का स्पर्श पाकर राजन का दिल भर आया। वो फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते ही दोपहर में घटी घटना से लेकर सेठ की डांट डपट तथा पगार से एक बार में ही 5,000 रुपये काट लेने की सारी बात बता दी। रघुवीर ने उसे धीरज धराया और कहा, तू खोली के किराए और खुराकी की चिंता मत कर, धीरे धीरे देते रहना, सब पटरी पर आ जाएगा एक दिन। उठ, जा हाथ मुँह धो ले और एक बाल्टी पानी ले आ नल से। जोरदार सब्जी बनी है, आज तू भी मेरे साथ गिलास टकरा ले, मज़ा आ जाएगा। ऐसी गहरी नींद आएगी कि सुबह तक सारी समस्या छूमंतर हो जाएगी। कहकर उसकी पीठ पर एक धौंस जमाते हुए जोर से हंसा रघुवीर। पर राजन के दिल में दुख गहरा धंसा है, इस हंसी से नहीं निकल पाया। जानता है राजन, खुराकी और किराए को धीरे धीरे चुकाने पर भी उसका कई महीने का गणित गड़बड़ा जाएगा, पर अब कोई चारा नहीं है। वैसे रघुवीर के प्रति उसका मन कृतज्ञ है। वो उठा, बाल्टी लेकर नल पर गया, हाथ मुंह धोया और पानी लेकर वापस आ गया। रघुवीर 2 गिलास लिए बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके आने पर एक गिलास उसने उसकी ओर बढ़ाया। राजन ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं भैया, तुम पियो। बाबू के न रहने के बाद से राजन ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। अरे पी ले यार, एक दिन के पी लेने से तू पियक्कड़ नहीं बन जाएगा, चल पकड़, सारे गम गलत हो जाएंगे। फिर शायराना अंदाज में झूम कर बोला, गम गलत करने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है, और गिलास को मुंह से लगा लिया। बहुत ना नुकुर करने के बाद अंत में राजन ने भी 2 पैग चढ़ा लिए। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया, बैंगन की जोरदार सब्जी और स्टोव पर सिकी मिट्टी के तेल की गंध में रची रोटी। रघुवीर भोजन करके लेट गया और जल्दी खर्राटे भरने लगा। राजन ने बर्तन मांजे, स्टोव साफ किया, जहाँ बैठकर भोजन किया था उसे पोंछा। काम निपटाकर वो भी लेट गया। एक हल्की खुमारी उसके ऊपर भी चढ़ी थी, पर वो शीघ्र ही नींद में तब्दील ना हुई। बहुत देर लेटे रहने के बाद उसे झपकी आनी शुरू ही हुई थी कि पड़ोस की खोली से लड़ने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। राजन उठकर बैठ गया। उस औरत का बेटा आया है, पीकर नशे में धुत है, बाप को बड़ी गंदी गंदी गाली दे रहा है। राजन का मन उस लड़के के प्रति घृणा से भर गया। नालायक बेटा, आज इसकी बहन भाग गई है, फिर भी ये लड़ रहा है। माँ बाप कितना दुखी होंगे ये भी नहीं सोच रहा है, रुला रहा है अपने माँ बाप को। एक फांस अटक गई राजन के मन में। उसने भी तो रुलाया था। पुराने दिन चलचित्र की तरह घूमने लगे आंखों के सामने। बहुत देर तक अटकी रही फांस। उसने समय देखा, रात के 2 बज रहे हैं। रघुवीर मज़े से सो रहा है। वो भी लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद उससे कोसों दूर है। आज उसे बाबू बहुत याद आ रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशा पांडे की लिखी हुई एक संवेदनशील कहानी, एक कतरा हंसी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे।
आपका समय शुभ हो।